हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। चलो, अभी मैं नाम बोलूँगा, सारे बच्चे अपना वीडियो ऑफ कर लो और ऑडियो भी ऑफ कर लो। वीडियो और ऑडियो सबको ऑफ करने आता है ना? जिसको नहीं आता वो टेक्स्ट मैसेज में मुझे टाइप करके बताओ कि वीडियो और ऑडियो ऑफ करने नहीं आता हमको। सारे बच्चे अपने वीडियो और ऑडियो को ऑफ कर लो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कई बच्चों का नहीं ऑफ है, तो मैं उनका नाम बोलता हूँ, शायद उनको ऑफ करने नहीं आता। नवनीत यादव। नवनीत यादव, आपको ऑडियो और वीडियो ऑफ करने आता है? चलो, आई थिंक मैं देख रहा हूँ तो सबका ऑडियो और वीडियो ऑफ है। ठीक है, अब मैं जिस बच्चे का नाम बोलूँगा वो बच्चा अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लेगा। वीडियो ऑन करे ना करे, ऑडियो ऑन कर लेना। ठीक है, तो मैं नाम बोल रहा हूँ IGL प्ले ग्रुप। अपना ऑडियो ऑफ करो। IGL प्ले ग्रुप, ऑडियो ऑफ करके बोलो IGL प्ले ग्रुप। हाँ, तो बेटा तुमको कोई और नाम नहीं मिला? ये IGL प्ले ग्रुप क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? प्रमोद है। तो तुम IGL क्यों, क्या क्या सोच के रखे IGL नाम अपना? तुम्हारी अटेंडेंस IGL प्ले जोन के नाम से रख दूं? अगर तुम्हारे पास ऑफिशियल आईडी नहीं है तो इस ग्रुप में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा। मैंने जुहैब को भी बोला था कि सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दो कि अपने ओरिजिनल नाम से ही ऐड हुआ करें। मैं उसी के बेसिस पे अटेंडेंस लगाता हूँ। तो मेरी 2 दिन से अटेंडेंस लग रही है IGL प्ले जोन की। आज शाम को सीख लो कि कैसे हम नई आईडी बनाते हैं और नई आईडी से कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, आज शाम को सीख लो ये। ठीक है, ऑफ कर लो अपना। ठीक है, ऑडियो ऑफ कर लो। चलो, अभी किसी भी बच्चे को मेरा ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो अपने स्पीकर को ऑन कर लो, ऑडियो को ऑन कर लो और मुझे बताओ कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं बाहर आ गया हूँ, घर से बाहर हूँ और टावर के बगल में हूँ। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो वो अपने ऑडियो को ऑफ ऑन कर लो और मुझे बताओ कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। फिर शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, चलो, कोई बच्चा ऑन नहीं किया है ऑडियो, इसका मतलब कि सबको मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, गुड, सबको मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, शुरू करते हैं तो फिर क्लास को। देखो, मैंने पिछले लेक्चर में आपको थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशन बताई थी। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है, ये बताया था। मैं एक बार और आपको एक लाइन और बताना चाहूँगा कि देखो, ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में एक बेसिक डिफरेंस होता है मेंटालिटी का, सोच का। अगर हम ये सोच ले कि नहीं, ऑनलाइन क्लास में तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला और ये सिर्फ फर्जी है, तो फिर वो फर्जी ही रहेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लास को भी ऑफलाइन क्लास की तरह, जैसे आप क्लास में पढ़ते हो उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो भी चीज़ आप क्लास में पढ़ते हो सारी चीज़ समझ में आएंगी। मैं अवेलेबल हूँ, मैं साफ साफ भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। आपको अगर लगता है कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई तो आप मुझे किसी भी तरीके से रिप्लाई कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। ये मैं आज आपको लास्ट टाइम ये बात बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। आप कुछ देखो, लिमिटेशंस तो होती हैं ऑनलाइन की, जैसे आप बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं ले सकते, है ना? तो मैं ये बात आपको अभी बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे भी डाल दूँगा, जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। वैसे
आप अगर अच्छे से सुन रहे हो मेरी आवाज़ और आप अपने घर पे अगर कॉपी और पेन लेकर के बैठे हो, अगर आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे हो इस समय, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक अटेंडेंस के लिए बैठे हो कि चलो अटेंडेंस लग जाएगी, तो अटेंडेंस से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको पहले दिन बताया था कि पूरे 4 साल आपको थर्मल पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन थर्मल पढ़ना है। और अगर थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक आपको क्लियर नहीं है, तो थर्मल पूरे 4 साल आपको तकलीफ देगा। तो इससे अच्छा इसको सीख लिया जाए। कोई भी बच्चा अगर उसे मेरी आवाज़ या मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, तो वो क्लास के दौरान भी अपने ऑडियो को ऑन करके मुझे कह सकता है कि सर ये वाली मुझे प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, वैसे सेशन के लास्ट में मैं आपको खुद ही मौका दूंगा कि आपको जो दिक्कत है तो आप अपने ऑडियो को ऑफ ऑन करके मुझे बता दो। तो अभी किसी भी बच्चे का ऑडियो ऑन नहीं है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, ये हो गई पुरानी बातें। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग एनर्जी और एनर्जी के मोशन को पढ़ते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये एनर्जी का मतलब हीट नहीं है। अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं, एनर्जी का मतलब हीट होता है। एनर्जी कई प्रकार की होती है और सारे प्रकार की एनर्जी को मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या नाम है बेटा? नाम बताओ। नाम बताओ बेटा। डिस्कनेक्ट हो गए। प्रियांशु श्रीवास्तव। आपका नाम प्रियांशु श्रीवास्तव है बेटा? आवाज़ तो आ रही है आपको? आप नेटवर्क एरिया में आ जाओ। नेटवर्क एरिया में ही बैठे हो? अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप या तो अभी डिस्कनेक्ट हो जाओ, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा लेक्चर, आप वहाँ से पढ़ लेना। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, जो ऑनलाइन क्लास में दे रहा हूँ, मैं ये यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, यू कैन डिस्कनेक्ट बेटा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अ, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जब मोशन में होती है, तो अब जैसे कोई भी एनर्जी मोशन में है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। कोई भी एनर्जी जब मोशन में होती है, तो वो कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर डालती है। सपोज जैसे मैं आपको हीट की अगर बात करूं, एक प्रकार की एनर्जी है। अगर मैं आपको हीट दूं तो आपको गर्मी लगेगी, मैं आपसे हीट ले लूं तो आपको ठंडी लगेगी। अगर एनर्जी सिस्टम को दी, हाँ, एनर्जी किसी को दी जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कहीं से एनर्जी ली जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी स्टडी भी हमको करनी है थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमको सिर्फ एनर्जी के मोशन के बारे में ही नहीं पढ़ना है, एनर्जी के मोशन से होने वाले प्रभाव को भी पढ़ना है। मतलब अगर एनर्जी मोशन में है, एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर रही है, मूव कर रही है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आपसे बताया था कि एनर्जी एक जगह से निकल करके दूसरे जगह जा रही है, तो उस जैसे किसी चीज़ से निकल रही है, तो उस चीज़ का नाम मैंने कल लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, सिस्टम। जैसे कोई भी बॉडी है, कोई भी आकार की हो सकती है, कोई भी साइज की हो सकती है स्पेस में, कोई इसका डेफिनेट शेप नहीं होता सिस्टम का, किसी भी आकार की हो सकती है। हम किसी को भी सिस्टम बना सकते हैं। हम किसको सिस्टम बना सकते हैं? जिसके बारे में हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, जिसके बारे में मेरा कंसर्न है, उसे हम सिस्टम कहेंगे। तो अगर उस सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रही है या उस सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, तो सिस्टम पे प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। ये सारी स्टडी भी हम कहाँ करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ हमने देख ली थी। फिर मैंने कहा था कि सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने कहा था कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मास होगा या तो एनर्जी होगी। तो कोई भी सिस्टम है अगर, तो उसमें या तो मास होगा उस सिस्टम में, या तो एनर्जी होगी। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको क्लासरूम का।
तो मैंने आपको तीनों सिस्टम को भी क्लासिफाई करके बता दिया था कि ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। क्लियर है सभी को? तो चलो आज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज जो है हम लोग सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो मैं वाइट बोर्ड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वाइट बोर्ड ले लिया है। तो हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। ठीक है, जिसको मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो मैं बता दे रहा हूँ, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लिखा हुआ है। स्क्रीन छोटी है इसलिए आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेंडर क्या होता है। आप जैसे सिलेंड्रिकल शेप सुने हो कि ये बॉडी सिलेंड्रिकल शेप में है, हिंदी मीडियम वाले बेलनाकार पढ़े होंगे कि ये बेलनाकार है, ठीक है? तो बेसिकली जैसे सिलेंडर पिस्टन जो अरेंजमेंट है ये आपके बाइक में लगा होता है, आपके आईसी इंजन में लगा होता है। आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबस्टन इंजन, आईसी इंजन बोलते हैं, ठीक है? चाहे वो डीजल वाली गाड़ी हो चाहे पेट्रोल वाली गाड़ी हो। मतलब डीजल गाड़ी में भी सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है और पेट्रोल वाली गाड़ी में भी सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है, ठीक है? तो मैं पहले सिलेंडर बना दूं। ये देखिए, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है? यहाँ पे आपको एक ये ऐसे पिस्टन दिख रहा है, ठीक है? ये मैंने गोला बनाया, ये अभी बता रहा हूँ क्या है। ये सिलेंडर है और अंदर पिस्टन लगा है। ये जो पिस्टन है ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो पिस्टन लगा है सिलेंडर के अंदर वो क्या है, मूवेबल है, चलनशील पिस्टन। हिंदी मीडियम वाले चलनशील पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है। तो मूवेबल पिस्टन का क्या फ़ायदा है सिलेंडर में लगाने से कि अगर इस सिलेंडर के अंदर कोई चीज़ भरी है, जैसे इसके अंदर ये कोई चीज़, इसके अंदर गैस भरी है मान लो, ठीक है? और गैस का अगर प्रेशर ज़्यादा है तो गैस क्या करेगी, ऊपर की तरफ प्रेशर फोर्स लगाएगी तो पिस्टन ऊपर जाएगा, ठीक? सपोज हमने इस पिस्टन के ऊपर कुछ वेट रख दिया डब्लू, ठीक है? तो पिस्टन क्या होगा, नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि पिस्टन के ऊपर हमने वेट रख दिया है। तो पिस्टन के ऊपर अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो पिस्टन नीचे मूव करेगा, और पिस्टन के अंदर गैस भरी है या कोई चीज़ है जो अंदर से प्रेशर फोर्स लगा रही है तो पिस्टन ऊपर मूव करेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि पिस्टन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, ठीक है? हम लोग सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट ऐसे बना सकते हैं, हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा वर्टिकल ही हमारा सिलेंडर है लेकिन इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो ये भी हमारा पिस्टन इधर भी जा सकता है और नीचे भी मोशन कर सकता है, ठीक है? अब जैसे मान लो ये हमारा डायग्राम है, इसमें मैंने पिस्टन के यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक गोला बनाया है ऐसे। इसका क्या मतलब है, ये पिस्टन के अंदर एक पिन लगी होती है, ये पिन बता रहा है, ठीक है? ये पिन से क्या कनेक्टेड होता है, ये पिन से आपका ये देखो, ये है कनेक्टिंग रॉड, इसे क्या बोलते हैं, सी आर। सी आर का मतलब ज्वेब नहीं है, सी आर का मतलब कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है? तो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से पिस्टन पिन के थ्रू जुड़ा होता है। देखो ये क्या है, ये चीज़ क्या है, पिस्टन, ये पिस्टन है, ठीक? ये सी आर है ये, और ये जो गोला है यहाँ पे ये क्या है, पिस्टन पिन। पिस्टन पिन को आप लोग कॉपी पे भी लिख लेना, पिस्टन पिन को गजन पिन भी कहते हैं, ठीक है? गजन पिन की स्पेलिंग क्या हुई, GUDGEON, गजन पिन। तो पिस्टन पिन को गजन पिन भी कहते हैं। तो अगर कोई पूछे पिस्टन पिन क्या करता है, पिस्टन पिन हमारे पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ता है, सिंपल एक पिन है, ठीक है? तो ये आपका, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ पहले, फिर से हम बना रहे हैं। ये आपका सिलेंडर है, ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन पिन है, ठीक है? तो ये आपका सी आर है, कनेक्टिंग रॉड। फिर यहाँ पे ये क्या चीज़ है, इसे बोलते हैं क्रैंक, ये क्रैंक है, ठीक?
और ये देखो यहाँ पे डैश डैश मैंने कर दिया। ये क्या चीज़ है? ये क्रैंक शाफ्ट है। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर अंदर से प्रेशर पिस्टन पे लग रहा है तो पिस्टन क्या है, नीचे जाएगा। और पिस्टन अगर नीचे जाएगा तो ये चीज़ ऐसे ऐसे घूमेगी। ठीक है, ये चीज़ ऐसे ऐसे घूमेगी। जैसे आपने छोटे बच्चों की गाड़ी देखी है कि वो गड़ेरी लगा देते हैं, 2 पहिए और एक डंडा बीच में लगा देते हैं, तो जब डंडे को ढकेलते हैं तो गाड़ी घूमती है। इसका मतलब कि जब पिस्टन पे ऊपर से फोर्स लगता है तो कनेक्टिंग रॉड नीचे आता है, और ये चीज़ जो आपका क्रैंक शाफ्ट ये है, जो क्रैंक शाफ्ट ये इधर जाता है। ठीक है, मैं फिर से क्लियर करके बताता हूँ डायग्राम ये एक बार। डोंट वरी, आपको समझ में पूरा आएगा। ये देखिए, ये रहा सिलेंडर, ये रहा पिस्टन, ये रहा पिस्टन पिन, ये रहा कनेक्टिंग रॉड, और ये क्या है? ये है क्रैंक, और ये है क्रैंक शाफ्ट। ठीक, तो जब ऊपर से प्रेशर फोर्स लगेगा तो पिस्टन नीचे आएगा, तो ये जो सी आर है कनेक्टिंग रॉड ये नीचे आएगा, तो ये चीज़ इधर घूम जाएगी। ठीक, यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? पिस्टन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? फिर पिस्टन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। अच्छा, पिस्टन पे फोर्स कैसे लग रहा है ये बाद में बताऊंगा। बड़ा विषय है। पिस्टन पे ऊपर से भी फोर्स लगता है, नीचे से भी लगता है। किसकी वजह से लगा ये बात का विषय है। अभी आप लोग इस खाली अरेंजमेंट को समझो। तो पिस्टन पे ऊपर से भी फोर्स लग सकता है और नीचे से भी फोर्स लग सकता है। तो जब नीचे से फोर्स लगेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा ऐसे, तो जो कनेक्टिंग रॉड इससे जुड़ी है वो ऊपर जाएगी, तो ये चीज़ फिर घूम करके यहाँ पे आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? पिस्टन ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करेगा, ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे करेगा, और ये वाली जो क्रैंक शाफ्ट है ये ऐसे 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 रोटेट करेगी। तो आप क्या कहोगे कि पिस्टन के अप डाउन मोशन से, ये लाइन मेरी ध्यान से सुनना, पिस्टन के अप डाउन मोशन से क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक क्या करता है? रोटेट करता है। यानी आपको रोटरी मोशन मिल गया, रोटेशनल मोशन मिल गया। यानी अगर पिस्टन पे अप डाउन मोशन हो, पिस्टन पे अप डाउन फोर्स लगे, तो क्रैंक शाफ्ट रोटरी मोशन करता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। चलो, अभी आपको सबको मेरा मैंने प्रेजेंटेशन, मैंने वाइट बोर्ड ऑफ कर दिया। अभी सबको मेरा चेहरा दिख रहा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट क्या है। पिस्टन क्या है? पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है, जिसकी वजह से क्रैंक घूमता है। पिस्टन क्यों ऊपर नीचे मूव कर रहा है, कैसे फोर्स लगा, ये बात का विषय है। ठीक है, अभी इस अरेंजमेंट में किसी एक बच्चे कोई दिक्कत है तो एक एक बच्चे करके आप अपने ऑडियो को ऑफ करो और मुझे बताओ कि सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, या किसी को मेरा ऑडियो समझ में ना आया हो, या किसी बच्चे को और कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपने ऑडियो को ऑफ करो बेटा और मुझे बताओ कि ये दिक्कत है। एनीवन? अच्छा, मैं रैंडमली कुछ बच्चे का नाम लेता हूँ, आप अपना ऑन कर लेना अपना ऑडियो। अखंड सिंह, ऑडियो ऑन करो। मेरी आवाज़ क्लियर आई अखंड? और जो मैंने अरेंजमेंट समझाया है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट समझ में आया? ठीक है, ऑफ कर लो। अ, आदर्श कुमार यादव। चलो, मैं ऐसे रैंडमली पूछ रहा हूँ। आशुतोष यादव। चलो, जबीर अंसारी। जबीर अंसारी बेटा, अपना ऑडियो ऑन करो। चलो, आई थिंक जबीर अंसारी। हाँ, हाँ बोलो जबीर। मेरा ऑडियो क्लियर है? आवाज़, नो सर, क्या आवाज़ क्लियर है कि नहीं? चलो कोई नहीं। और जो बताया अभी, जो भी आवाज़ अगर आ रही हो तो वो समझ में आया? चलो ठीक। ज्योति दुबे। ज्योति दुबे।
ज्योति दुबे, अपना ऑडियो ऑन करो। आई थिंक ज्योति दुबे यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं दूसरा नाम बताता हूँ, महिमा मिश्रा। मेरा ऑडियो क्लियर है बेटा? नवनीत यादव, लास्ट में है विशाल कुमार। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं। ठीक है, तो मैं ठीक है, ऑफ कर लो अपने ऑडियो को और वीडियो दोनों ऑफ कर लो। फिर अब जो है मैं फिर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, वाइट बोर्ड ले आ रहा हूँ। तो चलिए, हमने ये जान लिया कि मान लीजिए ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है सिलेंडर। मैं ये डायग्राम क्यों बनाया हूँ बेटा, सभी लोग को बता दूं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ये डायग्राम रोज बनाना है मुझको। ये डायग्राम बार बार बनेगा। तो ये डायग्राम ही अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको पूरी थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर क्या है, उसके अंदर लगा पिस्टन क्या है, पिस्टन कैसे मूव करता है। ठीक, चल अब जो है आगे बढ़ते हैं। मान लो इस सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी है यहाँ पे। ठीक, ये आपकी गैस है। कोई पूछे कि यार गैस का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा कि गैस एक सिस्टम है। मुझे बोलना होगा कि गैस क्या है, एक सिस्टम है। क्यों सिस्टम है? क्योंकि मैं इस गैस के एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो अगर मैंने ये कहा गैस एक सिस्टम है, तो मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या बनानी पड़ेगी, एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये सिस्टम है, तो आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी ना। जैसे आपने कहा कि जौनपुर एक सिस्टम है, यार जौनपुर की क्या जनसंख्या मैं जानना चाहता हूँ, तो आपको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि जौनपुर कहाँ तक है। तो अगर कोई इस डायग्राम में आपसे पूछे कि बताइए कि पिस्टन क्या सिस्टम का हिस्सा है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं है। सिलेंडर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सिर्फ गैस के बारे में जानना चाहते हो। सिलेंडर के अंदर रखी गैस ही सिर्फ सिस्टम है, जबकि सिलेंडर और पिस्टन ये दोनों सिस्टम नहीं है। क्लियर है? अगर मैंने बाउंड्री सपोज ऐसे बना दी, ये बाउंड्री बना दी मैंने, तो आप क्या कहोगे कि सिलेंडर, पिस्टन और उसके अंदर रखी गैस ये सब क्या है, एक सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो सिस्टम को पहचानने सबको आ गया होगा कि सिस्टम को अगर पहचानना है आपको, तो आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी। जब तक आप बाउंड्री नहीं बनाओगे तब तक आप सिस्टम को पहचान नहीं पाओगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सिस्टम हमेशा अपनी बाउंड्री की वजह से ही आइडेंटिफाई होता है। क्लियर है? तो अब मान लो कि जो गैस, चलो ठीक, मैंने बोला कि अपना ऑडियो सभी लोग ऑफ कर लो फिर से। और ऐसे ही वेरी गुड, बहुत अच्छा जो बच्चा है जिसने बोला, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसे ही किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो आप ऐसे ही ऑनलाइन क्लास के दौरान ही मुझसे पूछ सकते हो। मैं उसको रिपीट कर दूंगा या फिर से समझा दूंगा। बहुत बढ़िया। देखो, मैंने बताया कि सिलेंडर, पिस्टन के अंदर एक गैस भरी है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो आपका एलपीजी सिलेंडर नहीं है, तो एलपीजी सिलेंडर के अंदर क्या भरी है, सिलेंडर के अंदर क्या भरी है, एलपीजी गैस भरी है, लिक्विड फॉर्म में। तो आप जानना चाहते हो कि जो लिक्विड फॉर्म में है उसकी विस्कोसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो मैं क्या कहूँगा कि सिलेंडर के अंदर रखी एलपीजी गैस एक सिस्टम है। मैं ये नहीं जानना चाहता कि सिलेंडर का वजन क्या है। कोई पूछे क्यों नहीं जानना चाहते? अरे भाई नहीं जानना चाहता, इस समय मुझे काम नहीं है। जब जानना चाहूँगा तो मैं कहूँगा कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि भाई सिलेंडर का वजन क्या है और सिलेंडर के अंदर रखी गैस उसका भी वजन क्या है। तो मैं क्या कहूँगा, पूरा सिलेंडर गैस सहित एक सिस्टम है। कोई कहे नहीं, मेरे को सिर्फ जो है, जो ऊपर नोजल नहीं लग रहा था सिलेंडर के ऊपर, मुझे बस उसके बारे में जानना है। तो नोजल क्या है? सिस्टम है। मतलब मैं किस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको इस डायग्राम में ये सिलेंडर दिख रहा है, ये पिस्टन है, इसके अंदर एक गैस भरी है। मैं सिर्फ गैस के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, गैस एक प्रकार की सिस्टम है। कोई कहे नहीं यार, मेरे को इस सिलेंडर
कि वजन, इसके डेंसिटी और ये कितना टेम्परेचर सह सकता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट है कि नहीं, और कई प्रॉपर्टीज मैं जानना चाहता हूँ, सिलेंडर की भी, गैस की भी जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि सिलेंडर भी, पिस्टन भी और उसके अंदर रखी गैस, ये सब क्या है, एक सिस्टम का हिस्सा है। तो मुझको बाउंड्री बाहर बनानी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कहे कि वीर बहादुर से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी सिस्टम है, तो वीबीएस पीयू के बाहर बाउंड्री बनाओगे ना। और कोई कहे नहीं नहीं जौनपुर एक सिस्टम है, तो फिर आप वीबीएस पीयू के बाहर बाउंड्री क्यों बनाओगे, सिस्टम तो जौनपुर है, मैं जौनपुर की जनसंख्या जानना चाहता हूँ, तो जौनपुर के बाहर एक बाउंड्री खींचोगे। कोई कहे नहीं मेरे को जौनपुर ने यूपी के बारे में जानना है, तो मैं क्या करूँगा, यूपी के बाहर बाउंड्री खींच दूंगा। तो आपको बाउंड्री खींचनी ही पड़ेगी। पहले आप बताओ सिस्टम क्या है, उसके फिर आपके चारों तरफ बाहर एक बाउंड्री। बाउंड्री क्यों जरूरी है आपको आगे पता चलेगा, बाउंड्री बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो इस डायग्राम को फिर मैं क्लियर करता हूँ। फिर मैंने बना दिया ये सिलेंडर और ये पिस्टन, छोटा सा गोला बनाया, समझ में आ गया छोटा सा गोला क्या है, ये पिस्टन पिन है। आगे का डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ, अभी यह काम नहीं है इसलिए नहीं बना रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या भरी है, गैस भरी है, ठीक है। और ये एक और सिलेंडर बना दिया मैंने, इसके अंदर भी गैस भरी है, ठीक, दो सिलेंडर हैं। बाउंड्री ऐसे मैंने बना दी, ये बाउंड्री है, ये भी इसकी एक बाउंड्री है, ठीक है। इस गैस का वॉल्यूम 10 लीटर है। या अभी रुक जाओ, मैं अंडू कर देता हूँ, चलो ठीक है। ये मैंने आपको दो डायग्राम बना दे। तो ये दो सिस्टम है, ये एक डायग्राम 1 है और ये एक डायग्राम 2 है। क्लियर सभी को ये दो सिस्टम बन गए। कोई पूछे सिस्टम क्या है, तो कोई कहेगा क्या कि सिलेंडर भी सिस्टम है, पिस्टन भी सिस्टम है। कोई बेवकूफ़ी कहेगा, क्यों? क्योंकि भाई बाउंड्री दिख रही है, मैंने गैस के बाहर बाउंड्री बनाई है, सिलेंडर के बाहर तो बनाई नहीं। तो मैं क्या कहूँगा, नहीं नहीं गैस सिर्फ सिस्टम है, यानी गैस की प्रॉपर्टी मेरे को जाननी है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ सिस्टम 1 और सिस्टम 2 इसमें अंतर क्या है, कोई नहीं बता पाएगा। ये नहीं कहोगे कि पहला सिलेंडर पतला है दूसरा सिलेंडर मोटा है। जैसे कोई बच्चा है, दो बच्चे हैं, तो आप कहोगे दोनों में क्या अंतर है, तो आप बोलोगे पहला लंबा है दूसरा छोटा, पहला काला दूसरा गोरा, पहला मोटा दूसरा पतला। तो हमारे पास दो बच्चों को अलग करने के लिए कई पैरामीटर है ना। हम कभी कभी कहते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, इसलिए ये दोनों बच्चे अलग अलग हैं। कभी कभी माँ के जुड़वा बच्चे होते हैं, तो आप कहते हो अरे यार लंबाई भी बराबर, कलर भी बराबर, तो आप पहचान अलग नहीं कर पाते ना दोनों बच्चों में, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरामीटर सेट कर रखे हैं बच्चे को अलग करने के लिए कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गोराई, ये सारे पैरामीटर हैं। इनके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये बच्चा इस बच्चे से अलग है। थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं होता। कोई आपसे अगर पूछे कि सिस्टम पहला सिस्टम दूसरे से कैसे अलग है, तो आपको बताना पड़ेगा कुछ चीज़ें। उन चीज़ों को, उन पैरामीटर्स को प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है, मैं क्लियर कर देता हूँ, अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़, या पूरा अगर हम लोग बोले तो कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़, ये टॉपिक का नाम है, ठीक है। तो टॉपिक अगला क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। मतलब अगर मैं कहूँ, मैं डायग्राम जो मैंने मिटा दिया उसको आप रिकॉल कर लो, फिर से नहीं बनाऊँगा। अगर आप उसको रिकॉल करो, उसमें क्या है कि मान लो जो पहली गैस है उसका वॉल्यूम 10 लीटर है, दूसरे का वॉल्यूम 5 लीटर है, तब तो आप कहोगे ना कि सिस्टम 1 का वॉल्यूम 10 लीटर है, सिस्टम 2 का वॉल्यूम 5 लीटर है। तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से अलग हो गया ना। तो यहाँ पे कौन सा पैरामीटर है जो अलग कर दिया, वॉल्यूम। यानी आप कह सकते हो वॉल्यूम के बेसिस पे दोनों सिस्टम अलग है। ऐसे टेम्परेचर कह दो कि पहले वाली गैस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दूसरी वाली गैस 30 पे है, तो टेम्परेचर क्या है, एक पैरामीटर है ना जिसके बेसिस पे आप कहोगे। रंग पैरामीटर नहीं होता थर्मोडायनेमिक्स में, अरे पहली वाली गैस काली है दूसरी वाली गैस सफ़ेद है, ना ना, थर्मोडायनेमिक्स ऐसा नहीं, पहली वाली गैस ये है, पहली वाली। तो हमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी वो पैरामीटर्स हैं थर्मोडायनेमिक्स में जिनके बेसिस पे किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग किया जा सकता है। तो देखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की कितनी आसान डेफिनेशन निकल गई कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ आर द पैरामीटर्स on the behalf of which one system can be distinguished from the another system। इसका मतलब क्या है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ वो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग करते हैं। एक ही डेफिनेशन हो गई।
डिस्टिंग्विश का मतलब अलग करना, ठीक है, डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH, डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश का मतलब है अलग करना। तो यानी वन सिस्टम कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अनदर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को? प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स होती हैं जो किसी सिस्टम को डिफाइन करती हैं। कोई पूछे यार ये सिस्टम है, इसको डिफाइन करो, तो बोलोगे ना एक ऐसा सिस्टम जिसका वॉल्यूम 10 लीटर, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 5 बार, प्रेशर की यूनिट बार होती है, ये प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे लंबा बाद में। प्रेशर क्या है? प्रेशर की यूनिट बार। तो आप बोलोगे ना वॉल्यूम 10 लीटर, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 5 बार। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये क्या है? पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप किसी सिस्टम को डिफाइन करते हो, किसी सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग करते हो। तो इन सारे पैरामीटर्स को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन समझ में आ गई, ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी बच्चे की प्रॉपर्टी है शालीनता। शालीनता समझते हो ना, कि वो शांत है, शांत स्वभाव का है, शालीन स्वभाव का है, ठीक। अच्छा, अगर कोई कहे कि ये बच्चा शांत है, ये इसकी प्रॉपर्टी है ना, तो कोई कहे कि ये ठंडी में ही खाली साफ शांत रहता है कि गर्मी के मौसम में भी शांत रहता है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं भाई, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है ना, इंटरनल प्रॉपर्टी है, शालीन है तो ठंडी गर्मी से क्या मतलब, बोलोगे ना। तो आप क्या बोलोगे? ये ठंडी गर्मी, सॉरी, जो शालीनता प्रॉपर्टी है ये ठंडी गर्मी पे निर्भर नहीं करती, टाइम पे निर्भर नहीं करती। अच्छा, कोई बच्चा डिसिप्लिन में टाइम से कॉलेज आता है, तो ऐसा है क्या कि वो खाली संडे मंडे ट्यूसडे को आता है कॉलेज, संडे सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को खाली टाइम पे आता है, फ्राइडे सैटरडे को नहीं आता टाइम पे? वो रोज़ डिसिप्लिन में रहता है, वो रोज़ टाइम पे आता है, वो टाइम पे निर्भर नहीं करता उसकी डिसिप्लिन प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स में भी हम कुछ इस तरीके से बातें कर सकते हैं। कैसे? कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं। मैं फिर से लिख रहा हूँ क्लियर करके, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो डिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है, ध्यान से सुनना, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मास पे डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। करती है ये, हाँ बिल्कुल करती है, ध्यान से समझना और सुनना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। स्पेलिंग में बोल दूँ, EXTENSIVE, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है, अभी समझाता हूँ इसको मैं। अच्छा, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती, ऐसी प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इंटेंसिव, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कोई पूछे इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे डिसिप्लिन वाली एग्जांपल ले लो कि यार ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे टाइम नहीं देखना है, क्या देखना? मास देखना है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखना है? मास देखना है। चलो एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मान लो मैं कहूँ कि हाँ, बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो शब्दों पे ध्यान देना, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। आधा किलो बर्फ़ लो चाहे 1 किलो बर्फ़ लो, उसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टेम्परेचर है क्या वो मास पे डिपेंड किया? नहीं। चाहे मास आधा किलो हो, चाहे मास 1 किलो हो, चाहे मास 2 किलो, मास को बढ़ाओ चाहे घटाओ, टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर मान लो जौनपुर का टेम्परेचर 30 है, तो यहाँ का टेम्परेचर 30 है, जेसिस का भी 30 है, वीबीएस भी, पूरे जौनपुर का क्या है? 30 है। तो आप क्या बोलोगे? यार ये जगह पे, मास पे निर्भर नहीं करता। एक गिलास पानी का टेम्परेचर 40 है, तो आधा गिलास कर दो तो भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 40 रहेगा। मान लो 1 गिलास पानी लिया है, उसका टेम्परेचर 40 है,
तो अगर तुमने पानी आधा गिरा दिया तो मास तो कम हो गया ना, लेकिन टेम्परेचर कम हुआ क्या? नहीं, उस टेम्परेचर अभी भी क्या है, 40 है। तो क्या बोलोगे, टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता। तो टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, प्रेशर ले लो। तुम कहो कि यहाँ का प्रेशर, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 बार होता है ना। तो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, कमरे का प्रेशर अगर 10 बार है, कमरा आधा कर दो तो भी प्रेशर 10 बार रहेगा, है ना। तो मास पे डिपेंड प्रेशर नहीं करता। लेकिन वॉल्यूम, मैं कहूँ अगर कि एक गिलास में 1 लीटर पानी आ गया, मान लो बड़ा गिलास है, 1 लीटर पानी आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 लीटर है, गिलास के अंदर का जो सिस्टम है 1 लीटर। आधा पानी गिरा दूं तो वॉल्यूम अभी भी 1 लीटर है क्या? यानी वॉल्यूम कम हो गया उसका। अब आधा आधा पानी तुमने गिरा दिया तो वॉल्यूम आधा लीटर रह गया। यानी वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है जो मास पे निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। यानी अगर वॉल्यूम को कम करोगे तो मास भी क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। क्लियर है? सॉरी, मास को अगर कम ज़्यादा करोगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। यानी वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव। प्रेशर और टेम्परेचर ये मास पे डिपेंड नहीं करते, जबकि वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अभी 3 प्रॉपर्टीज समझ लो, बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रॉपर्टीज हैं, कल इस पर डिस्कस करेंगे। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। प्रेशर और टेम्परेचर ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड नहीं करती। और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वह डिपेंड करती है वॉल्यूम। ठीक है। तो फिर मैं प्रेजेंटेशन पे आता हूँ, सॉरी लेक्चर पे आता हूँ। चलो, सबको मेरा वीडियो इस बार फिर दिख रहा है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो अपना ऑडियो को ऑन करके बोलो। सिर्फ 25 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं आज, ठीक है। तो सिर्फ 25 स्टूडेंट्स की ही अटेंडेंस लगेगी। स्क्रीनशॉट में ले रहा हूँ इसका। सिर्फ 25 स्टूडेंट्स ही कनेक्टेड हैं, जबकि आपकी स्ट्रेंथ 60 की है। तो 50% स्टूडेंट भी नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। क्लियर है? तो कोई ऐसा स्टूडेंट, हाँ बताइए, बताओ बेटा। हाँ बेटा बताओ। हाँ बेटा, मेरे पास है, सारे ऑथर की पीडीएफ है, तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर देता हूँ। वैसे आप एक बुक खरीद ज़रूर लेना, ऑनलाइन पढ़ने में अलग बात होती है, और एक बुक आप ज़रूर खरीद लेना थर्मोडायनेमिक्स की। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बता दूँ, थर्मोडायनेमिक्स की आप कौन कौन सी बुक खरीद सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स की सबसे अच्छी बुक जो आपके लेवल के लिए है वो है पीके नाग, ठीक है। पीके नाग आप खरीद सकते हो। बाकी और भी ऑथर हैं फॉरेन राइटर के, जैसे वैन वेलेन, एक राइटर है वैन वेलेन, स्पेलिंग में बोल दे रहा हूँ, वैन वेलेन की, VAN, वैन, VAN, वी फॉर वायलेट, VAN, वैन वायलेन, WYLEN, वैन वेलेन, VAN WYLEN, वैन वेलेन। ये भी थर्मोडायनेमिक्स की अच्छी बुक है। पीके नाग अच्छी बुक है। और आप PL बलानी ले सकते हो, P.L.Balaani, BALLNEY, बलानी, ठीक है। तो आप बलानी की बुक ले लो, पीके नाग ले लो, चाहे वैन वैलिन ले लो, ठीक है। बाकी और जो बुक्स हैं, राजपूत, बंसल, ये सब मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मुझे ये बुक्स अच्छी लगती हैं, मैं ये बुक्स बच्चों को रेफर करता हूँ, ठीक है। चलो, कोई और बच्चा जिसको कोई दिक्कत? हाँ बेटा बताओ। हाँ, प्रेशर क्यों नहीं डिपेंड करता है, बता रहे हैं। और किसी बच्चे को और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, और भी कोई क्वेश्चंस? और किसी बच्चे को प्रेशर के अलावा और कोई दिक्कत? फिर मैं और ये फिर मैं इसको प्रेशर समझाता हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं फिर से प्रेजेंटेशन उस पे आता हूँ, वाइट बोर्ड पे। तो मान लो ये एक चैम्बर है, ठीक है। ये मान लो एक चैम्बर है, ठीक है।
इस चैम्बर में प्रेशर नापने के लिए तुमने यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा दिया, ठीक। ये प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज का एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप हवा भराने जाते हो साइकिल में, बाइक में, कार में, तो वो एक मीटर लगाता है ना, पहले चेक करता है कि प्रेशर कितना है ना, याद आ गया सबको। उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर गेज बोलते हैं। पूरा नाम उसका क्या है? बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। मैं लिख देता हूँ, बॉर्डन बॉर्डन टाइप, ये बॉर्डन की स्पेलिंग BOUR लिखी है, ठीक है। फिर से बोलता था, BOUR बॉर्डन टाइप प्रेशर, प्रेशर खाली मैं इतना PR लिख दिया हूँ, प्रेशर गेज। गेज की स्पेलिंग है GAUGE, ठीक है, GAUGE। तो बॉर्डन टाइप प्रेशर गेज होता है, ठीक है। तो मैं इसको पहले अंडू कर देता हूँ। ये सब मैंने अंडू कर दिया। चलो, तो ये प्रेशर गेज मैंने यहाँ पे, ये अंदर गैस भरी है, ठीक है। ये जो गैस है ये 10 लीटर वॉल्यूम है इसका, ठीक है। तो प्रेशर गेज जो है ये ऊपर लगा है, ये 5 बार बता दिया इसने रीडिंग। इसने रीडिंग कितनी बता दी? 5 बार। प्रेशर गेज ने, जैसे आपका जो टायर से चेक करते हैं ना हवा, उसने रीडिंग बता दी 3 बार, 2 बार। तो इस प्रेशर गेज ने रीडिंग कितनी बता दी? इस चैम्बर की, एक चैम्बर है, इस चैम्बर जिसमें गैस भरी है, इसका वॉल्यूम 10 लीटर है, प्रेशर कितना बता दिया? 5 बार। क्लियर? अब मैंने क्या किया, मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ। अब इस चैम्बर को मैंने आधा आधा बांट दिया, ठीक है। तो मास बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे पहले 10 लीटर था, तो अभी आधा मान लो बांट दिया, तो ये 5 लीटर हो गया, ये 5 लीटर हो गया। वॉल्यूम बढ़ गया, अच्छा मास भी बढ़ गया होगा। अब मैंने यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा दिया इस चैम्बर में, और यहाँ पे भी एक लगा दिया। ये जो प्रेशर गेज है ये भी कितना बताएगा? 5 बार ही बताएगा। और ये वाला भी कितना बताएगा? 5 बार ही बताएगा। क्यों बता रहा हूँ अभी? इसका मतलब कि तुमने चैम्बर को 2 भाग में बांट दिया, 3 भाग में बांट दो, तो सबका प्रेशर, हर चैम्बर का इंडिविजुअली अलग अलग प्रेशर कितना होगा? 5 बार ही रहेगा। यानी प्रेशर बांटने से बटा क्या? प्रेशर बांटने से बढ़ता नहीं। वॉल्यूम बढ़ गया, देखो वॉल्यूम बढ़ गया, बंटवारा हो गया, घर में बंटवारा हो गया। वॉल्यूम 10 लीटर था, दो भाइयों में बंट गया, 5-5 लीटर दोनों भाई के हिस्से में आया। लेकिन एक कमरे का प्रेशर अगर 5 बार है, आधा आधा बांट दो, वॉल्यूम बढ़ गया, मास बढ़ गया, लेकिन दोनों कमरे जब आधे आधे हो जाएंगे तो इंडिविजुअली हर सेक्शन का प्रेशर अभी भी कितना होगा? 5 बार होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो गैस का प्रेशर होता है ये किसकी वजह से होता है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं जो है इसको क्लियर कर देता हूँ। ये मान लो चैम्बर है, ठीक है, इसमें गैस भरी है, ऐसे ऐसे गैस है ये, ठीक है। तो गैस, ये जो वॉल है सिलेंडर का या चैम्बर का, इस पे जो फोर्स एग्जर्ट करती है यही होती है नॉर्मली यही होती है प्रेशर। तो प्रेशर आप कहते हो, गैस का प्रेशर क्या है? जो वाल पे फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है। ये फोर्स पर यूनिट एरिया याद कर मत कर लेना, गैस में अलग डेफिनेशन होती है। तो जो नॉर्मली चैम्बर पे, चैम्बर के वाल्स पे जो मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया, वो क्या है? प्रेशर है। अब तुमने बांट दिया, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चले गए, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चले गए, लेकिन उनका जो फोर्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का, जो मान लो एक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 100 मॉलिक्यूल थे, तो जब तुमने बांट दिया तो मान लो, ये गलत है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, 50 इधर चले गए, 50 इधर चले गए। आप तो नहीं कह सकते ना कि 50-50 ही गए, हो सकता है कि एक चैम्बर में 40 मॉलिक्यूल चले, क्योंकि गैस है ना। आप हर पार्टिकल को गिन करके तो नहीं ना बांट सकते। तो मान लो इधर भी 50 चले गए, इधर भी 50 चले गए, जबकि इधर 40 भी जा सकते हैं, इधर 60 भी जा सकते हैं, 10 भी जा सकते हैं, इधर 90 भी जा सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, लेकिन इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल है वो तो उतना ही प्रेशर वाल पे लगा रहा है ना। और ये जो नॉर्मल एरिया है ये बदला क्या? ये जो नॉर्मल एरिया, मान लो ये चैम्बर है, ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला और ये वाला, ये बदला क्या? नहीं। और जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, एक पार्टिकल, ये तो उतना ही फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल पार्टिकल, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल के द्वारा लगाया गया फोर्स बदला क्या? नहीं बदला। आपने चैम्बर को बांट दिया, मॉलिक्यूल्स बट गए, लेकिन द फोर्स exerted by the individual molecule या particle does not change।
तो प्रेशर चेंज नहीं हुआ, इसीलिए आप कहते हो कि प्रेशर क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है सभी को? तो मैं फिर से प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। चलो, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। जो बच्चा पूछा था उसको उसकी प्रॉब्लम दूर हुई, उसको समझ में आया। ऑडियो ऑन कर लो और बताओ, प्रेशर इंटेंसिव है, समझ में आया? चलो, और किसी बच्चे कोई दिक्कत? चलो, आज की क्लास फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है? हाँ, बताओ बताओ बेटा। हाँ बताओ। बुक मैंने बताया ना, नाम बताया, पीके नाग, वैन वेलिन और हम्म हाँ बिल्कुल मिलेगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बेटा, मतलब पीके नाग में, वैन वेलिन में और पीएल बलानी में ऐसे सामने रखा नहीं रहेगा सिलेबस। सिलेबस की एक एक चीज़ मिलेगी उसमें, लेकिन आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मैं वो राइटर नहीं बता सकता, पतली वाली जो आती है जिसमें हर चीज़ रहता है सामने, और वो बेकार होती है बुक्स। ठीक है, क्वांटम टाइप की जो बुक्स होती हैं वो सारी बेकार होती है। सिलेबस तो पूरा मिल जाता है लेकिन उससे ज्ञान नहीं मिलता। ठीक है, तो अच्छी बुक्स खरीदेंगे हम लोग तो नॉलेज भी मिलेगा और फिर वो आगे कंपटीशन में भी हमको हेल्प करेंगे। चलो, और किसी बच्चे कोई दिक्कत? चलो, टोटल 25 स्टूडेंट्स आज कनेक्टेड थे। जुहैब है क्या? सीआर क्लास का है कोई? 2 सीआर हैं, कोई सीआर कनेक्टेड है? कोई सीआर कनेक्टेड नहीं है? हाँ, क्या नाम बेटा? नाम बताओ। हाँ, अमित कुमार। चलो, अमित कुमार। ठीक है बेटा, जुहैब को बता देना कि क्लास हुई तो उसने वीडियो बनाया नहीं। किसी एक बच्चे को मैंने कहा था वीडियो बना लेना। चलो ठीक है, मुझे सेंड कर देना बेटा, ठीक है? चलो, क्लास को ख़त्म करते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन भी कर सकता है, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकता है और यहाँ पे चैटिंग भी कर सकता है क्लासरूम के दौरान। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।